बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की लाइनअप पर कि आज हम किन चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। आपको बताएंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन कदाफी स्टेडियम लाहौर में जारी है। कल बड़ा ही ज़बरदस्त मैच देखने को मिला, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे ये मैच पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। कल हमने यही देखा कि पंजाब की अगर आप बात करें तो लाहौर के मैदान में स्कोर जो था वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा था। बट अगर आप पर्टिकुलरली बात करें जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया, ऑब्वियसली हम यही कल बात कर रहे थे कि क्वेटा ज़रा में बेहतर टीम नज़र आती है, बेहतर साइड है, उनकी विनिंग मोमेंटम में ज़रा आपको ज़्यादा एज नज़र आती है। बट जिस तरह से पेशावर ने मैच अपने नाम किया, आई थिंक पेशावर को क्रेडिट देना होगा। और ना सिर्फ मैच जीता, वो जो हम बात कर रहे थे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स भी अपने नाम किए और चौथी पोजीशन पर अब पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी मौजूद है, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज़ ड्रॉप डाउन टू द 5th पोजीशन। तो अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल के लिहाज से मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमें पता था कि हम देख रहे थे कि मुल्तान और लाहौर पहली दूसरी पोजीशन पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर चुके थे, इस्लामाबाद तीसरी पोजीशन पे थी और फिर चौथी और पांचवीं पे अब ये पोजीशन चेंज हुई हैं। बट अगर आज के मैच की बात करें तो आज हम देखेंगे कि और मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, और उसमें मुल्तान सुल्तान जो टेबल पर टॉप पोजीशन पर हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका मुकाबला है बॉटम ऑफ द टेबल कराची किंग्स से। मेरे ख्याल से इस मैच की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सवाल सबसे बड़ा है कि क्या कराची 8वां मैच कंसेक्यूटिव हार पाएगी या नहीं, क्योंकि यही रिकॉर्ड है शायद जो कराची एम करने जा रही है। तो ओवरऑल कराची की परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं रही। मुझे पता है लोगों ने बड़ा ऑप्टिमिज्म जाहिर किया पिछले मैच से कि कराची ने बड़ा बेहतरीन टफ टाइम दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन मैं यही बार बार कहता आ रहा हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड को टफ टाइम मिला। तो खैर आज का मुकाबला आपके सामने है, लगता यही है कि वन साइडेड इनकाउंटर होगा। अगर कराची किंग्स जीत गया तो मेरे ख्याल से अच्छा है कि टूर्नामेंट के आखिरी 2-3 मैचेस में थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। पॉइंट्स टेबल की आपसे ज़रूर बात करेंगे, पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे, जिसमें मुल्तान पहली पोजीशन पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान्स के बाद है लाहौर कलंदर्स, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, फिर पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने कल का मैच जीता, अपनी पोजीशन बेहतर की 8 पॉइंट्स के साथ वो चौथी पोजीशन पर हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पे, और कराची किंग्स जिन्होंने अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया वो 6ठी पोजीशन पर मौजूद हैं। इसके बाद पॉइंट्स टेबल के बाद आपसे बात करेंगे आईसीसी के वुमेन्स वर्ल्ड कप की, जो कि न्यूजीलैंड में शुरू होने जा रहा है। और अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो बहुत सी फिनोमिनल चीज़ें हैं जो बात करनी है। अगर आप खाली प्राइज मनी की बात करें तो उसमें आपको 75% इजाफा नज़र आता है। अगर आप पिछले टूर्नामेंट्स की बात करें $13,20,000, जबकि रनर अप को $6 लाख दिए जाएंगे, तो काफ़ी इंक्रीज़ भी नज़र आया है। ओवरऑल टूर्नामेंट की हाइप भी बेहतरीन है। आई थिंक वुमेंस क्रिकेट को बहुत ज़्यादा उस तरह का फोकस इंटरनेशनली आपको नज़र आएगा मिलते हुए जो वो डिज़र्व करती हैं। आई थिंक इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग। अगर आप अभी कल के मैच की भी बात करें जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हो रहा, तो वो इतना ज़बरदस्त मैच हुआ कि वाकई बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट आपको नज़र आई। इसके बाद आपसे ज़रूर आखिर में बीजिंग में जारी विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे और उसकी भी अपडेट आपको देंगे। आज किस नई चीज़ पर हम नज़र डालेंगे, क्योंकि अभी तक इस विंटर ओलंपिक्स में हर चीज़ ही खास थी, चाहे वो मैस्कॉट हो, चाहे यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे ओलंपिक विलेज हो, चाहे जो परफॉर्मेंसेज हैं वो हों। अगर आप अपडेट्स की भी बात करना चाहेंगे तो उसमें भी बहुत से रिकॉर्ड्स बने। तो इन सब चीज़ों पर आज हम नज़र डालेंगे और इन सब पर गुफ्तगू करेंगे। अब आपसे पैनल का तारुफ कराता जाऊँ। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर स्पोर्ट्स एडिटर हैं। अगर आप इनके करियर की बात करें तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इनको अबूर हासिल है। क्रिकेट पर आज ये गुफ्तगू करेंगे डिटेल में। हमेशा पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं। स्टूडियो में उस्ताद मोहतरम है सैयद नमूद मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। गुड टू हैव यू ऑन द शो सर। और इनको ज्वाइन कर रहे हैं अभी रिसेंटली लेवल 2 की कोचिंग कोर्स को कंप्लीट किया है इन्होंने पीसीबी की जानिब से। क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट खुद भी खेली है, अब ऑब्वियसली कोचिंग में भी अपना करियर बना रहे हैं और आई थिंक इस पीएसएल को भी बहुत इंजॉय करते हैं अभी तक। सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन करें इन स्टूडियोज़। अवैस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ, थैंक यू। आप भी हमें ज्वाइन करें। अब बात अगर हम करें कल के मैच की तो बहुत सी चीज़ों की वजह से ये मैच इंटरेस्टिंग हुआ है। कुछ चीज़ें ऑब्वियसली यहाँ नहीं बयान की जा सकती, उनको आप सोशल मीडिया पर पहले ही देख चुके होंगे। जो बेन कटिंग और सुहेल तनवीर के दरमियान आपने बढ़ती हुई मोहब्बत को देखा, उस पर ऑब्वियसली फाइन भी किया गया मैच रेफरी की जानिब से। दोनों को 15% जो उनकी मैच फ़ी है उसका जुर्माना आयद किया गया, क्योंकि मेरे ख्याल से वो मोहब्बत शदीद हो गई थी थोड़ी सी। बट उसका एक पूरा बैकग्राउंड है जो आप सोशल मीडिया पर गेज कर सकते हैं कि ये शुरुआत हुई कहाँ से थी और ये छक्के कहाँ से शुरू हुए और कहाँ आकर ख़त्म हुए। बट ऑब्वियसली इट्स अ गेम ऑफ जेंटलमैन, तो कुछ इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो बाद में दोनों प्लेयर्स ने भी रिग्रेट किया। दोनों ने ऑब्वियसली इस बात को कंसिडर किया कि ये नहीं होना चाहिए था। बट ऑब्वियसली मैच के एग्रेशन के अंदर आपको नहीं समझ आती बाज़ औक़ात के क्या हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमें हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट पाकिस्तान की साबिक़ कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर भी ज्वाइन कर रही हैं, सना मीर। सना अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू। आप कैसे हो?
मैं ठीक हूँ सना, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप शो में हमें ज्वाइन करिए। ये बताइएगा कि कल हम यही बात कर रहे थे कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास ज़रा बेहतर मोमेंटम था, तो आपने कैसे देखा पेशावर की विक्ट्री को? क्योंकि हम बार बार कह रहे थे ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी साइड जीतेगी उसके क्वालिफाई करने के चांसेस मजीद बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे क्वेटा वाले, क्योंकि जिस तरीके का प्लेटफॉर्म उनको मिल गया था, विल स्मिथ को पहले भी इन्होंने बाहर बिठाया, हम बड़े हैरान थे और बहुत ही जबरदस्त कल भी वो खेले, अनफॉर्चुनेटली 99 पे आउट हो गए। पर ओवरऑल ये मैच क्वेटा का ऐसा था कि ये जीत बिल्कुल आराम से जीत सकते थे। अब आगे इनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद के जीतने से और पेशावर के जीतने से अब इनके लिए और ज्यादा मुश्किलें क्रिएट होंगी। पर आपको ज़ल्मी को भी ऑब्वियसली क्रेडिट देना पड़ेगा, वो एंड तक फाइट करते रहे, जब लंबी पार्टनरशिप भी लगी, अच्छी इनिंग्स भी हो रही थी, उन्होंने भी एंड तक मैच को जाने नहीं दिया। तो सना, बेन कटिंग का रोल कितना इंपॉर्टेंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए? हमने देखा है तमाम टीम्स के पास ऐसा एक ऑलराउंडर मौजूद है जिसको आप किसी भी पोजीशन पर ट्राई कर लें वो मैच का डिफरेंस बना देता है। जिस तरह कि हमने पिछले शोज़ में बात की थी कि लाहौर कलंदर्स के लिए राशिद खान उस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो ज़ल्मी के लिए बेन कटिंग कितने इंपॉर्टेंट है? आई थिंक मैं शर्फिन रदरफोर्ड का सोच रही थी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, पर बेन कटिंग ने काफी अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, और खासतौर पे कल उनका क्योंकि सीपीएल से चल रहा था, सुहेल तनवीर के साथ भी प्रॉब्लम, तो आई गेस उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी दिखी। और जो उनकी इनिंग्स थी ऑब्वियसली बहुत ही टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन हुई एक ही ओवर में, तो उसकी वजह से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, आपका पूरा वक्त मैच आपके कंट्रोल में होता है, और एक इस तरह की चीज से टीम का मोराल ज्यादा डाउन हो जाता है। तो आई गेस उनकी कल की तो खासतौर पे परफॉर्मेंस जो थी उसने काफी डैमेज किया क्वेटा को। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन तो ज़रूर बेहतर हो गई है। नमूद, आप कल के मैच के बारे में क्या ऐड करना चाहेंगे? जिस तरह सना ने कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैंस थोड़े से डिसअपॉइंटेड ज़रूर होंगे, उनकी टीम भी, क्योंकि कल का एक ऐसा मैच था जहां पर उनका मोमेंटम बेहतर था और लगता ही था कि शायद वही डोमिनेट करेंगे। हाँ, लग यही रहा था कि जो कोटा ग्लैडिएटर है जैसा कि वो खेल रही है, और ख़ासतौर पे जो गलतियाँ जो हो रही थी पेशावर ज़ल्मी से मुख्तलिफ मैचेस में, उससे अंदाज़ा यही हो रहा था कि शायद जो कल का मैच है वो कोटा ग्लैडिएटर्स जो है वो निकाल लेगा। लेकिन नसीब की बात भी कहेंगे, उसके बाद क्लिक की बात भी कहेंगे। देखें, एक तरफ अगर आप स्मिथ की बात करते तो वो 99 रन बना लिए थे अगर आप देखें, और वो सारी की सारी बात भी ठीक है, वो पूरा नहीं पहुँचे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो लिविंगस्टोन है वो 0 पे आउट हुए थे। तो ये सारी सूरत हाल है आपके सामने। लेकिन जो मैच, अब आपने कहा कि जी एग्रेशन और ये सारी बात ठीक है, खेल में होता है ये, लेकिन T20 में ये थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको थोड़ा सा पहले याद हो तो ये एग्रेशन स्टाइल, या जो हम अपनी एक क्रिकेट के ज़बान में स्लेजिंग कहते हैं, वो जो अंदाज़ है वो एक वक्त में ऐसा था कि बहुत अरूज पे था, वो आहिस्ता आहिस्ता अब इन लीग्स में भी आना शुरू हो गया है। और ये चीज़ें ठीक है, शायद आपको बुरा लगता हो या किसी को लगता हो, लेकिन खेल में इस तरह की चीज़ें चलती हैं जिसको आप अलाउ करते हैं। जाहिर है कि एक पैशन है, उसमें एक जोश है, एक जज्बा है, आपने खेल के दिखाना है और बताना है कि जी हम वी आर बेस्ट और हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कोटा ग्लैडिएटर के लिए जो भी अगर आप कहें उसको, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए बेहतर हो गया कि वो किसी हद तक अब इस काबिल है कि वो उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर चले गए कि शायद उनको आगे जाने का बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक ये वाला पॉइंट बहुत डेंजरस है। जब भी किसी साइड को वैसा आप ऐड करना चाहेंगे कि लेट मोमेंटम मिलता है किसी भी साइड को, ऐसे गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स, और वो एंड में क्वालिफाई कर जाती है बेहतर परफॉर्म करके, तो दैट टीम मे बिकम मोर डेंजरस। देखिए, मैंने जो आपको याद है कल भी एक बात की थी कि इस टूर्नामेंट के अंदर वो टीम जीतेगी जो आखिर तक जो अपने एक तो स्क्वाड को बरकरार रख सकेगी, और जो बेसिकली अगर खुदा न खास्ता को ओपनर फ्लॉप होता तो मिडिल ऑर्डर उनका कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो प्रेशर को हैंडल कर सके, वो टूर्नामेंट जीतेगी। बड़ा एक्चुअली मुझे कल अच्छी चीज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये लगी थी कि थोड़ा बहुत, क्योंकि ओपनर्स उनके परफॉर्म कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली जेम्स विंस वाला जो चक्कर अभी तक वो इतना बड़ी इनिंग्स खेल नहीं सके, वो उनको ज़रूर डेंट कर रहा है। लेकिन विल स्मिथ को वापस लेके एक मैं कहता हूँ सेट बैट्समैन थे, कल भी उन्होंने स्कोर किया अपनी टीम के लिए। जेसन रॉय, अगर वो एक कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो सकता था कि अगर जेसन रॉय परफॉर्म कर जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी बहुत ज़बरदस्त खेला है। वो जो आप बात करते स्टार्टिंग में, ये वो समुद्रों की नगरी कैरिबियन वाली लड़ाई थी, वहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है सुहेल तनवीर ने डोमिनेट किया था, तो इस दफा बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक दोनों बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, लेकिन पीएसएल का फ्लेवर, क्रिकेट का फ्लेवर यही है। बट आज अगर बात करें ऑप्टिमिज्म की और पॉजिटिविटी की, तो वो बहुत ज़रूरी है। आज से हम ये देखने जा रहे हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में
100% कैपेसिटी के अंदर फैंस को अलाउ किया जाएगा। हमने बात की थी कि इनिशियली 50% और कुछ दिन बाद जो है वो 100% कैपेसिटी में फैंस मैच देख सकेंगे। बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप है, ना सिर्फ लाहौर के लोगों के लिए बल्कि क्रिकेट फैंस जो हैं, क्रिकेट के जो दीवाने हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसी का इंतजार था कि कब पाकिस्तान के स्टेडियम्स जो हैं वो ना सिर्फ PSL बट आने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी कंप्लीटली फुल कैपेसिटी में आपको नजर आएंगे। इसी बात मेरे ख्याल से इसी पूरी सिचुएशन में हमने यही देखा कि PCB का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से रमीज़ राजा ने स्टेप्स लिए, जिस तरह से उन्होंने तमाम उन लोगों के मसाइल सुने जो कि स्टेडियम के बाहर थे, जिनको कुछ मुश्किलात आती थी स्टेडियम में जाने में, इन सब तमाम चीज़ों को एड्रेस किया गया। इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे नुमाइंदा हैं स्टेडियम के बाहर लाहौर से, लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मौजूद्दीन, क्या ऐड करना चाहेंगे? आज से 100% कैपेसिटी अब बढ़ रही है, क्या फर्वर है लोगों के अंदर? आज बिल्कुल मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं और आज 16 फरवरी है और आज से कज़ाफ़ी स्टेडियम में जितने भी मैचेस होंगे 27 फरवरी तक वो 100% क्राउड के साथ होंगे। NCOC की जानिब से हिदायत जारी की गई थी कि 16 फरवरी से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैचेस होंगे वो फुल कैपेसिटी के साथ होंगे। तो शायकीन के लिए यकीनन एक बड़ी खुशखबरी है कि आज से तमाम मैचेस फाइनल तक जो खेले जाएंगे वो 100% क्राउड के साथ होंगे। तो शायकीन के जो इंतज़ार था, जो घर बैठे थे, जिनको शिकायत थी कि टिकट्स नहीं मिल पा रही है, उनके लिए अभी खुशखबरी है कि वो आ सकते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में और एक फुल हाउस क्राउड यहाँ पे होने वाला है। आज के अगर मैच की हम बात करें तो आज मुल्तान सुल्तान का मैच है कराची किंग्स के साथ। कराची किंग अब तक तमाम 7 मैचेस हारी हुई है और दूसरी तरफ मुल्तान सुल्तान जो कि पहले 6 लगातार मैच जीती थी, पिछला मैच हारी है लाहौर कलंदर से। तो यकीनन मुल्तान सुल्तान के लिए ज़रूरी है कि ये मैच जीतकर दोबारा से विनिंग ट्रैक पे आया जाए, क्योंकि प्ले ऑफ्स करीब है। तो यकीनन मुल्तान सुल्तान भी यही चाहेंगे कि आज का मैच जीत के दोबारा से वो मोमेंटम वापस लिया जाए जो कि वो पहले 6 मैच में उनके पास था। तो दूसरी तरफ कराची किंग्स भी यही चाहेंगे कि वो आज का मैच जीतें और इस टूर्नामेंट में अब तक उनका मोराल बिल्कुल डाउन है, वो मोराल थोड़ा सा बूस्ट अप हो सके। यकीनन कराची किंग्स के फैंस के लिए ये बहुत ज़्यादा दुखी सिचुएशन थी कि उनके फैंस से हमारी बात हुई, वो भी बहुत अफसरदा थे। तो यही कहना था कि उनको ये बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि उनकी टीम 7 मैच हार चुकी है। तो कराची किंग्स के लिए भी अपने फैंस को कुछ खुशियाँ देने के लिए ज़रूरी है कि आज का मैच जीतें और आज के मैच के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर दोनों टीमें आ जाएंगी, उसके बाद प्रैक्टिस होगी और फिर शाम को 7 बजे टॉस और 7:30 बजे मैच शुरू होगा। तो यकीनन आज का जो मैच है वो एक बड़ा एक्साइटिंग मैच होने वाला है, क्योंकि एक तो क्राउड 100% होगा और दूसरा मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स दोनों ही टीमें हैं। तो यकीनन आज का जो मैच है कज़ाफ़ी स्टेडियम में बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया। मौजूद्दीन हमारे नुमाइंदे थे, ये बाहर थे स्टेडियम के और वहाँ से बराह गुफ्तगू कर रहे थे। जिस तरह कि उन्होंने बताया कि आज से 100% कैपेसिटी है, बट आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मौजूद बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं कराची किंग्स के बारे में। तो चलें, थोड़ी सी तो सपोर्ट कराची के लिए आपको ज़रूर नज़र आएगी। सना मीर, कल का मैच तो हो गया, हमने यही देखा पेशावर इज़ द बेटर साइड, बट जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि किसी भी साइड को जब टूर्नामेंट के आखिरी कुछ मरलों में ऐसा मोमेंटम मिलता है तो वो कितनी डेंजरस हो सकती है। एंड कंसिडरिंग कि पेशावर के पास आपको लगता है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि वो क्वालिफायर और प्लेऑफ्स में जगह बनाने के बाद आगे मूव कर सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक जो सबसे बड़ी की है पेशावर के पास वो तो मैं कहूँगी शोएब मलिक हैं। जिस तरह का वो परफॉर्म कर रहे हैं, जितना एक्सपीरियंस उनका है, वो एक पूरा एंकर रोल प्ले कर रहे हैं। और कल मुझे बहुत अच्छा लगा उस्मान कादिर को इन्होंने वापस लाया और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने कराई है। पिछले कुछ मैचेस में जब भी इनको मौका मिला, पहले तो लगातार मौका नहीं मिल रहा था, फिर जब मौका मिला तो बॉलिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं था, हर ओवर में पीछे गिर रहा था बॉल, वो चीज नजर नहीं आई। पर कल जो जिस गूगली पे इन्होंने जेम्स विंस को आउट किया, अब एक बॉलर जब इस तरह की बॉल कर सकता है, सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात है। आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट उस्मान कादिर का रोल यहाँ से होगा, क्योंकि अब पिचेस भी वेयर डाउन कर रही हैं, इन पे मैचेस ज्यादा हो रहे हैं। जैसे जैसे मैच ज्यादा होंगे स्पिन का रोल ज्यादा होगा PSL के अंदर। तो उस्मान कादिर का अब 11 में आना बहुत जरूरी हो गया। और इसी तरह सलमान इरशाद भी खामोशी से हर मैच में 1, 2 कभी 3 विकेट्स लेते रहते हैं। तो अब एक तरह की शक्ल निकल रही है पेशावर ज़ल्मी की टीम की। जब एक टाइम था कि हर मैच में बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, बैटिंग यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है। तो आई थिंक कल की जीत के बाद खास तौर पे बड़ी मोटिवेशन मिली होगी पेशावर को। और अब टूर्नामेंट का और भी जब मजा आता है जब टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं। और कराची भी ऑफ कोर्स अब दे हैव गॉट नथिंग टू लूज। पिछला मैच भी उनका ठीक है, अब सारे मैचेस हारे हैं, पर बहुत जबरदस्त मैच हुआ जिसमें ऑलमोस्ट सुपर ओवर पे लग रहा था चला जाएगा। तो मतलब इस तरह के जब मैचेस हो जाते हैं तो लीग के लिए भी बड़ा जबरदस्त होता है, पर टीम्स को भी बड़ी मोटिवेशन, प्लेयर्स को भी बड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। सना, आज से 100% कैपेसिटी में हम PSL को देख सकेंगे, तमाम फैंस क्रिकेट एंजॉय कर सकेंगे। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल टूर्स दैट आर कमिंग अप, ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, कितना ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए?
बिल्कुल, मेरे ख्याल से अल्लाह करे खैर खैरियत से पीएसएल बाकी जो रह गया है, जो बाकी दिन है, ये अच्छी तरीके से हो जाए। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी पीसीबी की कि इस तरह से पूरा पीएसएल पाकिस्तान में कराया जाए। और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम का अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी दोनों चीज़ें जब पाकिस्तान में हो जाएंगी, अल्लाह खैर करे, तो इंशाल्लाह बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और पाकिस्तान के शायकीन के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि कोविड के टाइम्स में बहुत कम इंटरटेनमेंट के मौके हैं लोगों के पास। आपको पता है, रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, सिनेमाज बंद हो जाते हैं, पार्क्स बंद हो जाते हैं, तो बहुत सी गैदरिंग्स पे पाबंदी लग जाती है। तो ऐसे मौके बड़े कम मिल रहे हैं कि आप जाके अपनी लाइफ को एंजॉय करें, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इंजॉयमेंट, जॉय लाइफ में होना, खाली आप काम करते रहें, खाली आप मतलब घर पे रहें, ये सब चीज़ का बैलेंस एक खुश जिंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक ये ओवरऑल हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा साइन है, और होपफुली ये इसी तरीके से कामयाबी से हो। इंशाल्लाह यही उम्मीद है, और आई थिंक बहुत पॉजिटिव साइन है। नमूद, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये शुएब मलिक का जो एलिमेंट है, हम देखते हैं पूरी दुनिया में मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज क्रिकेटर हैं, जितने अरसे से खेलते आ रहे हैं, तकरीबन जिस भी फ्रेंचाइज में जाते हैं वो जीतनी लाजमी है, बिल्कुल परफॉर्म करते हैं, लीग जीतती है। पेशावर ज़ल्मी के लिए कितने ज़रूरी हैं, और कंसिडरिंग कि मोहम्मद हफीज़ ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, बट शुएब मलिक अभी भी बाबर आजम के प्लान्स में हमें नज़र आते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, शुएब मलिक का जो स्टाइल है, एक तो पहली बात यह है कि वो अपने आप को क्रिकेटर जोन जो होता है ना, एक अपने आप के इर्द गिर्द एक होल बना लेना, वो उससे बाहर नहीं निकल रहा। वो ये समझता है कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, वो करके दिखा भी रहा है। अब आपने खुद कहा कि जिस फ्रेंचाइज में गए उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, कुछ ना कुछ वो करते रहे हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो होकर बाहर आ जाएं। या वो दूसरी खूबसूरत चीज़ ये शुएब मलिक में कि शुएब मलिक ने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है उस क्रिकेट के लिए जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो सकती है। जो चीज़ जो एक फ्रेंचाइजी चाहते हैं, जो शायकीन चाहते हैं, वो उसको करके दिखा रहा है। देखिए, ये जितने भी अगर आप लीग को देखेंगे तो ज़्यादातर लोग इंटरटेन हो रहे होते हैं मैचेस को देखकर। अगर आप शाहिद अफरीदी कल तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेन हुए, कल का तो अपना एक चीज था। शाहिद अफरीदी का आपको देखें, एक मैच में आए हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक शाहिद अफरीदी की वो जो तस्वीर है, जो ग्राउंड की तस्वीर है, वो लोग शेयर कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुछ लोगों के साथ वाबस्ता जुड़ जाती हैं। अब ये शुएब मलिक भी यही चाहते हैं कि वो कैरियर का अख्ताम, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वहाँ पे करें कि जहाँ पे जाके उनकी भी एक तस्वीर ऐसी हो जो कि सिर्फ ग्राउंड में हो, लोग उसको देख रहे हो कि हाँ जी, शुएब ने ये किया, ये किया, ये किया, और इतना अरसा किया, और उसकी कामयाबी है यार अहमद कि उसने अपने आप को उस तरह उस क्रिकेट के लिए अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। वरना बहुत से खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जो दरमियान में गायब हुए, उसके बाद बड़ी मेहनत करके दोबारा आए, लेकिन ये अगर कभी कौमी टीम से भी आउट हुए तो उसके बाद ही उसने मेहनत जारी रखी है। इसलिए ये कभी नहीं किया कि यार पता नहीं क्या होगा, अब मैं ख़त्म, कप्तानी चली गई, अब ये चला गया, वाइस कप्तान भी नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूँगा। लेकिन शुएब का कमाल रहा है कि वो अपने आप को अपनी अवेलेबिलिटी को सामने ला रहे हैं। लेकिन अहमद, एक बात और जो सना कर रही थी ख़ासतौर पर क्रिकेट के हवाले से, और जो 100% आप कह रहे हैं कि जो अभी NCOC ने हमें अलाउ किया है कि जी आप मैचेस जाके देख सकते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया का आना। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर हम कामयाबी के साथ इंशाल्लाह उसको कर लेते हैं, तो ये कामयाबी यकीनी तौर पर, ठीक है पीसीबी की कामयाबी होगी, लेकिन कामयाबी तो ज़्यादातर पाकिस्तान के क्रिकेट की होगी और उन शायकीन की होगी, क्योंकि जनरली एक अरसा देखिए टीमों का ना आना तो अपनी जगह पे, हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट भी नहीं करवाया क्रिकेट का, हमारी कुछ बिड्स भी पड़ी हुई हैं ICC में। हमने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का भी बात की थी कि हम एशिया कप करवा लेंगे। हमने ICC को कहा कि जी हमें भी चैंपियंस ट्रॉफी दे, वो तो खैर मिल गई आपको कुछ आने वाले सर, वो तो मिल गई ना, लेकिन जाहिर है कि उसी की राह हमवार हो रही है ना आपके पास। जब आपके मुल्क में ये टीमें आ जाएंगी, जब ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी, न्यूजीलैंड आ जाएगी, उसके बाद इंग्लैंड ने आ जाना है, फिर बाकी टीमें आ जाएंगी, तो जाहिर है उसके बाद तो फिर कोई भी बड़ा इवेंट करवाना आपके लिए मसला नहीं होगा। और खासतौर पर अगर ये कहें कि एक अरसे से यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, हमारी जो मशीनरी है वो जाम पड़ी हुई थी, यानी कि स्टेडियम वगैरह, तो उससे हम निकल आएंगे। और एक अच्छा, आई थिंक वो रवानी में सारी चीजें आ जाती हैं जिसकी हम बात करें हैं। तो सईद मोहम्मद अवैस गोइंग फॉरवर्ड इनटू द टूर्नामेंट, दोनों टीम्स को आपने कल देखा, पेशावर की पोजीशन जरा ज़्यादा बेहतर होगी, क्वेटा आपको लगता है अभी भी कम बैक कर पाएगा? देखिए, टूर्नामेंट से बाहर तो क्वेटा हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरीके की कल परफॉर्मेंस क्वेटा ने दी है, ज़रूर फाइट बीच में थी स्मिथ का, फिर मैं कहता हूँ अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं हो सका। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी ना अहमद भाई, वो था आपकी फास्ट बॉलिंग पेस बैटरी जो नसीम शाह हैं, डे बाय डे वो जो उनसे अपने आप को जिस तरीके से निखार रहे हैं, आपके सामने वो आ रहे हैं कि अपने आप को उन्होंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ तक कभी क्वाइट अर्ली है, मैं कहता हूँ
यहाँ तक बातें ट्विटर के ऊपर स्टार्ट हो गई थी कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी शुड अटैक फॉर पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप, तो कि वो चीज़ पेस बैटरी आपको नज़र आ रही है और लाइन लेंथ भी उनकी नज़र आ रही है। चीज़ क्वेटा की सिर्फ ये है कि जो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा है वो थोड़ा डिस्टर्ब लगता है, क्योंकि जेम्स विंस अभी तक बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। सरफराज अहमद की बैटिंग ऑर्डर स्टिल मैं कहता हूँ शायद थोड़ा बहुत मेरे लिए कहता हूँ कि जल्दी वो आ जाते हैं बैटिंग में। उमर अकमल कल जल्दी आउट हो गए तो वो थोड़ा बहुत हर्ट किया लेट आएंगे तो फंस भी तो सकते हैं बैटिंग में, आपको पता है इस बात का। वो तो है, लेकिन बस ये चीज़ मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत उनको ना वर्कआउट अपनी बैटिंग के ऊपर करना पड़ेगा। बॉलिंग यूनिट उनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लिफ्ट अप करनी पड़ेगी टीम। वैसे पेशावर तो बड़ा ज़बरदस्त निकला है अपना, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई, खास करके डाउन दी ऑर्डर में कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि जो निचला ऑर्डर है अगर वो आपको 25-30 रन भी दे जाए, 50 भी दे जाए, तो वो डेंट डाल जाता है दूसरी टीम को। तो पेशावर के वो बैट्समैन करके जा रहे हैं उनके लिए। लेकिन देखने वाली वही बात जो मैंने आपको बताई कि देखें जिस टीम के ऊपर प्रेशर आएगा, ओपनिंग के ऊपर फ्लॉप होती है, जो अच्छा मिडिल ऑर्डर उसको लेके चलेगा, वही इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान सुपर लीग को जीतेगी। बिल्कुल। आज के मैच की भी जिस तरह बात करें तो मुल्तान और कराची का हमने आपको बताया एक्शन है, बट मुल्तान ने टेबल टॉप किया है, दिफाई चैंपियन भी हैं। मुल्तान अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं और मुल्तान के लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपको सुनवाते हैं और फिर वापस आते हैं। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग का मैच है, तो बहुत सारी उम्मीदें हमें मुल्तान सुल्तान से। मुल्तान की टीम इस बार बहुत अच्छा खेल रही है माशाल्लाह। रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शान मसूद है उनके साथ ओपनिंग में बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं। सपोर्ट करेंगे मुल्तान को और हमारी दुआ है कि ये कब भी मुल्तान उठा के जाए। मुल्तान सुल्तान और कराची का आज मैच है, तो मैं आज मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी, मुल्तान सुल्तान की मैक्सिमम सपोर्ट आपको नजर आई है एंड आई थिंक कंसिडरिंग जो कराची का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आज आप किसी से भी प्रेडिक्शन लेंगे तो वो मुल्तान सुल्तान की तरफ ही प्रेडिक्शन जाएगी। बट ऑब्वियसली आज का मैच आपने देखना है तो आप पीटीवी स्पोर्ट्स HD हाई डेफिनेशन में बराह रास्त देख सकेंगे और लगता ही है कि मुल्तान इसको डोमिनेट करेगी। अब कितना वन साइडेड कर पाते हैं या इस्लामाबाद की तरह कितना इंटरेस्टिंग बना पाते हैं, अब ये मुल्तान पे है, बट ओवरऑल मुल्तान इज़ द बेटर साइड। वुमेंस वर्ल्ड कप पे ज़रूर बात करेंगे। अगर हम देखें तो हमने जिस तरह बात की कि प्राइज मनी में भी हमने इंक्रीज देखा है, ब्रॉडकास्ट भी मैक्सिमम हो रही है, द हाइप इज़ देयर। वुमेंस क्रिकेट आपको बेहतरीन तरीके से इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। सना मीर, क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले वुमेंस वर्ल्ड कप के बारे में? न्यूजीलैंड में है, अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, जिस तरह इनामी रकम में 75% हमने देखा कि इजाफा किया गया है, 13,20,000 डॉलर, जबकि रनर अप को $6,00,000। तो ये जो कुछ इंक्रीमेंट्स होते हैं, जो कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, आप क्या कहना चाहेंगी वुमेंस क्रिकेट के बारे में? बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट को, ये डेवलपमेंट पे लेके जा रहे हैं। बहुत से लोगों की अभी भी शिकायत रहती है कि दोनों को एक जैसा, मेन और वुमेन में अभी भी बहुत सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस जरूर है, पर मेरी नज़र है प्रोग्रेस के ऊपर। एक टाइम था कि मेरे ख्याल से $2,00,000 हुआ करता था प्राइज मनी, और आज देखें 13 पे चला गया। तो हमें प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है और खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ब्रॉडकास्टर्स बहुत बेहतरीन है, नासिर हुसैन वहाँ पे आ रहे हैं, एलन विल्किंस हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी सारे ज़बरदस्त ब्रॉडकास्टर्स जो लीसा स्टेलेकर हैं वो भी हैं, तो आई गेस मेल जोन्स भी हैं। तो हर चीज़ में क्वालिटी वो लेके आ रहे हैं और सब मैचेस इस दफ़ा लाइव दिखाए जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक टाइम था जब शुरू में हम खेलते थे तो सिर्फ सेमीफाइनल्स फाइनल्स लाइव दिखाए जाते थे, तो आप टीम को फॉलो नहीं कर पाते थे, टीम की परफॉर्मेंस का पता नहीं चल सकता था। आप स्कोर कार्ड से देखते थे किसने क्या अच्छा किया बुरा किया, और हमें पता है कि स्कोर कार्ड हमेशा पूरी कहानी नहीं बता सकता। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं और बहुत ज़्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि उधर जाके काम भी इंशाल्लाह करना है और देखना है कि वुमेन्स क्रिकेट अब वनडे में स्टैंडर्ड अब और कितना मजीद इम्प्रूव करेंगे। उनके मैचेस तो अभी भी मैं देख रही हूँ, इंडिया और न्यूजीलैंड का हो रहे हैं मैचेस, बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं। तो ये सब तो सना, एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट की को आप कैसे डिफाइन, क्योंकि आपने जिस तरह बात की कि हर चीज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही है, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, लेकिन अगर हम एक क्रिकेट का फैक्टर देखें क्रिकेटिंग परस्पेक्टिव से, तो जो पावर हिटिंग का एक एवोल्यूशन वुमेंस क्रिकेट में आया, जिस तरह आपने बात की, हमने इंडिया न्यूजीलैंड को भी देखा, जो अमाउंट ऑफ पावर हिटिंग हमें वहाँ पर नजर आ रही थी। पूरी दुनिया की टीम्स अब पावर हिटिंग पर काम कर रही हैं, वुमेंस क्रिकेट में स्पेशली। उस बारे में आप क्या ऐड करना चाहेंगी? देखिए, जब हमने शुरू किया 2005 में, तो उस टाइम पे 150-160 वनडे क्रिकेट में एक विनिंग स्कोर होता था। अगर आप, क्योंकि एक तो पिचेस हम लोग
अच्छी पिचेस, मेन स्टेडियम्स नहीं मिला करते थे उस वक्त वुमेन्स क्रिकेट को, तो कुछ तो रन उसकी वजह से ऐड हुए हैं कि अब आपकी उन स्टेडियम से मैच होता है जहाँ पिच भी अच्छी होती है और आउटफील्ड भी तेज होती है। जो पहले वुमेन्स क्रिकेट के अंदर लोग शिकायत भी करते थे कि रन ज्यादा नहीं होते, तो ये किसी को पता नहीं होता था कि आप बहुत ही हैवी आउटफील्ड्स पे उनको खिला रहे होते थे, बॉलिंग विकेट्स पे खिला रहे होते थे। तो कुछ तो कंडीशन में बहुत फर्क आया। दूसरा, प्लेयर्स की स्किल लेवल में और स्ट्रेंथ लेवल में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब 270 परसों जो न्यूजीलैंड का मैच था, इंडिया ने 270 किया, तो 270 न्यूजीलैंड ने चेस कर दिया। और अभी इंडिया के दो मेन बैटर्स खेल भी नहीं रही थी, वो जब आएंगी तो हो सकता है ये 300-320 भी कर देंगे। तो ये बात है कि अब वुमेन्स क्रिकेट की जो स्कोरिंग रेशो है वो तकरीबन मेंस क्रिकेट की तरह ही हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता आप 150-160 करेंगे आजकल के ग्राउंड्स पे तो आप वो कर देंगे। कभी कभी 10 मैचों में एक में शायद ऐसा हो जाए, पर अब आपका स्कोर जो है वो 270-280 पे चला गया। जब तक आप वो रन नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप बड़ी टीमों के साथ मुकाबला कर सकें। तो इसी नोट पर सना, फिर हमारी जो टीम की लड़कियां वहां पर मौजूद हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कंसिडरिंग द कंडीशंस और जो साइड सेलेक्ट हुई, ऑब्वियसली अब उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है वर्ल्ड कप में, तो आप उनके प्रोस्पेक्ट्स कैसे देख रही हैं? देखिए, अभी इसको देखना होगा क्लोजली जाके, क्योंकि बिस्मा मारूफ बहुत अरसे के बाद आई हैं टीम में। अब 2 साल के बाद वो आई हैं, मुझे पता नहीं उनकी फॉर्म कैसी है। जब वहाँ पे कुछ वार्म अप मैचेस देखेंगे पता चलेगा। पर इरम जावेद जो हैं वो भी रिजर्व्स में हैं और एक आयशा नसीम है जो टीम के साथ ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये 2 पावर हिटर्स ऐसे हैं जिनको मैं समझती हूँ कि एटलीस्ट आयशा नसीम जो है वो इन विकेट्स पे जहाँ कट और पुल होता है वो यूजफुल हो सकती थी। वो वेस्ट इंडीज में भी काफी यूजफुल नजर आई, साउथ अफ्रीका में उन्होंने रन किए। तो वो एक फैक्टर हमें देखना होगा कि क्या आलिया रियाज और निदा डार ही नीचे उस जगह पर काफी होंगे या शायद इनको नीचे से और कुछ चाहिए। और ओपनिंग बहुत जरूरी होगी, कौन से ओपनर्स को खिलाते हैं, कितने वो कंसिस्टेंट होते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर से रन्स पावर प्ले में ना हो या विकेट गिर जाएं या ऊपर से आपको स्टार्ट मिल जाए तो यही टोन सेट कर देता है। तो बिल्कुल यही टोन सेट करेंगे। सना मीर, बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रही थी स्पोर्ट्स 360 पर। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पीएसएल की और वुमेन्स क्रिकेट की भी हमने बात की। अब नजर डालेंगे एक बार पीएसएल के पॉइंट्स टेबल पर और देखेंगे कि कौन सी टीम किस पोजीशन पर मौजूद है। अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल तो सबसे पहले मुल्तान सुल्तान्स जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं, 7 मैचेस में 6 जीते हैं, 1 हारे हैं, 12 पॉइंट्स, 0.688 इनकी नेट रन रेट है। लाहौर कलंदर्स जो है वो 5 मैच जीते, 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर मौजूद है, 0.785 इनकी रन रेट आपको नजर आती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी पोजीशन पर हैं, उनके 8 पॉइंट्स हैं। पेशावर ज़ल्मी के भी 8 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो 8 मैचेस खेल चुके हैं, उन्होंने इस्लामाबाद से ज़्यादा मैच खेला, तो एक की पॉजिटिव में रन रेट और एक की नेगेटिव में आपको नजर आती है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स कल का मैच हारे तो 6 पॉइंट्स ही हैं उनके, कोई तब्दीली नहीं है, बल्कि रन रेट जो है वो नेगेटिव चलेगी और 0.285 आपको नजर आती है। कराची किंग्स कोई मैच नहीं जीत पाए। तो पॉइंट्स टेबल आपको नजर तो आता है कि लाहौर और मुल्तान डेफिनेटली क्वालिफाई कर चुके हैं, बट नमूद लगता है कि टूर्नामेंट अभी तक ओपन इस तरह से है कि अभी भी इस्लामाबाद भी थोड़े से खतरे में हो सकता है अगर उन्होंने अगले मैचेस में बेहतर ना परफॉर्म किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि खतरे में होगा, लेकिन जाहिर है क्रिकेट है, कभी भी कुछ हो सकता है। असल जो मुकाबला है इस वक्त तो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर का है। इनके 2 मैच बाकी हैं, दोनों मैचों में इन्होंने फैसला करना है कि अब कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करके आगे जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अवैस, आप क्या कहना चाहेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में? मुल्तान लाहौर डेफिनेटली थ्रू, पेशावर ने कल अपनी पोजीशन बेहतर कर ली है, क्वेटा के लिए भी टूर्नामेंट वाइड ओपन है, कराची के लिए शायद नहीं है। सर कराची का, लेकिन एक बात जो मैं आपको ऑफर भी कह रहा था ना, कहते ना तुम तो डूबोगे अपना, हम तो ले डूबेंगे सनम। जो कराची अभी भी स्टिल टफ टाइम दे सकता है, आपको पता है नीचे वाली टीम को, ये नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जिन टीमों का है कि हम क्वालिफाई करें उनको टफ टाइम स्टिल दे सकता है। कराची डिपेंड है कि आज वो कैसी इनिंग्स खेलते हैं। अल्लाह करे कराची आज अच्छा परफॉर्म करे ताकि थोड़ा बहुत जो मोमेंटम तो
लेटेस्ट टूर्नामेंट में, लेकिन थोड़ा बहुत बरकरार रखें। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लगता है कि वो मुश्किलात से शिकार है क्योंकि इंजरी काफ़ी इंजरीज काफ़ी हैं। सैयद मोहम्मद अवैस और सैयद मुस्लिम, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करते हैं स्पोर्ट्स 360 पर। जाने से पहले आपको ज़रूर बताएंगे कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स जारी हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ुबैर बशीर हमें एक रिपोर्ट से आगाह करेंगे कि आज विंटर ओलंपिक्स में हम किस चीज़ के बारे में जान सकेंगे, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़। चीन की 31 साला एथलीट शूमिंग ताओ 16 साल की मेहनत के बाद बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के फ्री स्टाइल स्कीइंग मुकाबले में अपना पहला गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। इस खेल में 2006 के सरमाई खेलों के बाद ये चीन का दूसरा गोल्ड मेडल है। बेहतरीन तरबियत के बगैर जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया जा सकता। चीन में मसनूई जहानत के शोबे के अलमबरदार इदारे शाओ आइस ने फ्री स्टाइल स्कीइंग में चीनी खिलाड़ियों की मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल असिस्टेंट कोच का निज़ाम मुतारिफ करवाया। ये निज़ाम खिलाड़ियों को अपनी गलतियों को दुरुस्त करने और अपनी मूवमेंट्स को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुआ। इस निज़ाम ने 2018 में फ्री स्टाइल स्कीइंग की मूवमेंट को समझने पर उबूर हासिल किया और 2019 से टीम चाइना की मदद कर रहा है। 2020 में ये कोचिंग सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर असिस्टेंट कोच बना दिया गया। फरवरी 2021 में इस आर्टिफिशियल असिस्टेंट कोच ने बीजिंग 2022 के टेस्ट इवेंट्स में बतौर रेफरी हिस्सा लिया और पहली बार सरकारी मुकाबलों का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रेफरी बना। मौजूदा जमाने में खेल एक बाज़ाब्ता साइंस बन चुके हैं और इनमें कामयाबी के लिए हमें नई टेक्नोलॉजीज को खुले दिल से खुशामदीद कहना होगा। ज़ुबैर बशीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बीजिंग।